फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके बीच में वापस हाजिर हूँ प्राचीन भारत का इतिहास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लेकर के। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, चोल शासन काल के उपरांत तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ था। तो पांड्यकालीन वास्तुकला की निम्न विशेषताएं थी। पहली विशेषता देखिए, पांड्य काल में विशाल मंदिरों के निर्माण के स्थान पर छोटे आकार के मंदिर बनाए गए थे। दूसरी विशेषता है, पांड्य काल में शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया था और उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीन मंदिर बनाए जाते थे। तीसरी जो विशेषता है वो है, पांड्य काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, वे भव्य तथा विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। और लास्ट विशेषता है, पांड्य काल की वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं वरन गोपुरम होते थे। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में कम से कम होता जाता है और शिखर की ऊंचाई 150 फीट तक होती है। तो ये आपका लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं उनके उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो अलग अलग होती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के हिसाब से इसको छोटा भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी तो 150 शब्दों तक या 200 शब्दों तक अगर उत्तर सीमा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघुत्तरात्मक, तो जो मैंने लिखा है उतना बहुत है। लेकिन अगर उससे कम तो आप इनको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा जो 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है महत्वपूर्ण, वो है गोपुरम। दोस्तों, गोपुरम का मतलब क्या है कि पांड्य काल में निर्मित मंदिरों के जो प्रवेश द्वार थे उनको गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, चोल शासक राजेंद्र चोल। देखिए, राजेंद्र चोल प्रथम चोल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था, जो अपने पिता राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद 1014 ईस्वी में शासक बना था। उसके समय में चोल शक्ति चरम सीमा पर थी। उसने मैसूर, गोंडवाना, अंडमान निकोबार, मलाया, पांडवों, चेरों आदि को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद देखिए, उसने जहाजी बेड़े की सहायता से बंगाल की खाड़ी पार कर मलाया प्रायद्वीप पर भी अपनी विजय पताका लहराई और लंका को भी अपने राज्य में मिलाया था। फिर उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त कर गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नया नगर बसाकर उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। उसने तंजौर में शिव मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हीं कारणों से चोल शासक राजेंद्र चोल का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इसमें 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं अति लघुत्तरात्मक, वो कितने तैयार हो गए देखिए। पहला है गंगकोंड चोल। तो गंगकोंड चोल चोल शासक राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में धारण की गई उपाधि थी, ठीक है। दूसरा है गंगेकोंड चोलपुरम। तो गंगेकोंड चोलपुरम चोल शासक राजेंद्र चोल के द्वारा बसाया गया एक नगर था जिससे उसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। फिर राजराजेश्वर मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर था जो तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था। फिर है चोल शासनकाल स्वर्ण युग, ठीक है। तो चोल शासक राजेंद्र चोल के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उसके साम्राज्य में चहुमुखी प्रगति हुई थी। साम्राज्य विस्तार होने के साथ साथ में नगर निर्माण और मंदिर निर्माण जो है स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चोल प्रशासन की व्याख्या कीजिए। देखिए, चोल प्रशासन राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर आधारित था जिसमें शासन का सर्वेसर्वा राजा होता था। यद्यपि राजा द्वारा मंत्रियों से परामर्श लिया जाता था। चोल नरेशों ने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर रखा था जिन्हें मंडप कहा जाता था। इसके बाद देखिए, मंडप अनेक कोट्टम में, कोट्टम अनेक नाडुओं में और नाडु अनेक कुर्रम में विभक्त थे।
चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। इसके बाद प्रांत यानी मंडल प्रशासन राजा द्वारा नियुक्त वायसराय द्वारा किया जाता था। अन्य स्तरों पर राजा द्वारा प्रशासक नियुक्त किए जाते थे। इसके पश्चात है चोल शासन काल में गांव यानी कुर्रम में जनता द्वारा निर्वाचित सभाएं होती थी जो प्रजातांत्रिक प्रणाली से कार्य करती थी। अब इसमें छोटे वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों वो देखिए। एक तो मंडल, ठीक है, तो चोल शासन काल में स्थानीय प्रशासन को चोल शासन काल में पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर रखा था जिन्हें मंडल कहा जाता था। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चोल शासन काल में प्रांतों को मंडल कहा जाता था। एक दूसरा क्वेश्चन है कुर्रम। कुर्रम देखिए, चोल शासन काल में गांवों को, स्थानीय स्तर पर स्थित गांवों को कुर्रम कहा जाता था जो चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, हर्षवर्धन का कन्नौज सम्मेलन। देखिए, कन्नौज की धार्मिक परिषद हर्ष के शासनकाल की एक महान घटना मानी जाती है। डॉक्टर मुखर्जी ने इस परिषद को धर्मों का महासम्मेलन के नाम से पुकारा है, धर्मों का महासम्मेलन। इसके बाद आगे देखिए, कन्नौज सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन द्वारा 643 ईस्वी में किया गया था, जिसमें 18 राज्यों के शासक, पंच भारत के शासक और हजारों बौद्ध धर्म के अनुयायी, ब्राह्मण, जैन, नालंदा मठ के 1000 पुरोहित आदि सम्मिलित हुए थे। कन्नौज सम्मेलन की अध्यक्षता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी और कार्यवाही का आरंभ हर्ष के भाषण से हुआ था। इसके बाद देखिए, सम्मेलन का आरंभ एक महान जुलूस से हुआ था जिसमें सबसे आगे एक हाथी पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति आसीन थी जो स्वर्ण निर्मित थी और पीछे हर्ष और कुमार राजा हाथ में चंवर लिए चल रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रयाग समारोह है। देखिए, सम्राट हर्ष अपने शासनकाल के हर 5वें वर्ष में प्रयाग जैसे पवित्र स्थान पर एक समारोह आयोजित करता था जिसे प्रयाग समारोह या महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है, प्रयाग में आयोजित होने वाली ये महामोक्ष परिषदें हर्ष की दानशीलता तथा उसकी धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती हैं। इसके पश्चात चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय 643 ईस्वी में छठा प्रयाग सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें ह्वेनसांग स्वयं उपस्थित थे। ये समारोह 75 दिनों तक चला था जिसका आरंभ एक भव्य जुलूस से हुआ था। सम्राट हर्ष प्रयाग समारोह में खुलकर गरीबों को दान देता था। इस उदार दानवीरता के कारण ही हर्ष को दानवीर हर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध संगीतियाँ। देखिए, प्राचीन भारत में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 4 बुद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी जिनका विवरण इस प्रकार है। तो बुद्ध संगीतियों पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की घटना को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो 4 बुद्ध संगीतियाँ जो हुई थी मैंने इनको थोड़ा विस्तार से बताया है क्योंकि ये अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम के अंदर जैसे प्रथम बुद्ध संगीति या द्वितीय बुद्ध संगीति ऐसे जो है अलग से भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने इनको थोड़ा डिटेल में बताया है। बाकी आपको एग्जाम के शब्द सीमा के अकॉर्डिंग इनको सेट करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति। इस संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में मगध के हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु द्वारा राजगृह में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया था। ठीक है, दूसरी जो बौद्ध संगीति है ये देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति। इस संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के नाम से वैशाली में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता साबक मीर ने की थी। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध भिक्षु संघ 2 भागों में बंट गया था, स्थवीर या थेरवादी और महासंघिक। अब छोटा जो क्वेश्चन है वो भी आ सकता है दोस्तों, जैसे कालाशोक नाम आ गया एग्जाम के अंदर, तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश का
शासक था जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। एक क्वेश्चन आ सकता है स्थविर या थेरवादी। तो इसका मतलब क्या है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो था वो दो भागों में बट गया था, जिसमें एक जो भाग था वो था स्थविर या थेरवादी। ठीक है, इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो पॉइंट है वो है तृतीय बौद्ध संगीति। देखिए, इस बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तीसस ने की थी। मोगलीपुत्र तीसस ये अशोक के गुरु थे और इन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इस बौद्ध संगीति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया और तृतीय पिटक अभिधम पिटक की रचना की गई और तीनों पिटकों को त्रिपिटक नाम दिया गया। अब दोस्तों एग्जाम में त्रिपिटक भी आ सकता है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक, इसको तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर और शामिल किया गया था। और अगली जो बौद्ध संगीति है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए, इस बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में कुषाण सम्राट कनिष्क के द्वारा कुंडनवन कश्मीर में किया गया था। कुंडनवन ये कहाँ है? कश्मीर में, जहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। हीनयान और महायान। अब ये क्या है, ये आगे के क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है प्रतीतेय समुत्पाद। प्रतीतेय समुत्पाद, देखिए इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीतेय समुत्पाद का सिद्धांत बुद्ध दर्शन का यानी बौद्ध दर्शन का मूल मंत्र है। प्रतीतेय का अर्थ है इसके होने से और समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है, यानी इसके होने से यह उत्पन्न होता है। अर्थात किसी कारण से कोई बात उत्पन्न होती है और प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीतेय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आगे इसमें प्रतीतेय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार का कोई भी विषय अकारण नहीं है, सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्ध ने दुख की उत्पत्ति की व्याख्या की थी। अगला जो क्वेश्चन है वह है बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर बताइए। देखिए, पहला अंतर है हीनयान मत के लोग महात्मा बुद्ध को एक महान व्यक्ति के रूप में मानते थे तथा बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते थे। बोधिसत्व का मतलब जो बौद्ध धर्म के संत हुए थे, बौद्ध धर्म के जो महान संत हुए थे वो। जबकि महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते हैं तथा बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं। दूसरा अंतर है हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, जबकि महायान महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमा बनाकर मूर्ति पूजा करते हैं। अगला अंतर है हीनयान मत के लोगों ने अपने धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे थे, जबकि महायान संप्रदाय ने पाली के साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया था। अगला जो अंतर है महायान धर्म सरल एवं जनसाधारण के लिए ग्रहण करना आसान है, जबकि हीनयान की साधना का मार्ग कठोर है और ये जनसाधारण के लिए ग्रहण करना आसान नहीं है। अगला अंतर है हीनयान लोगों का ये विश्वास है कि अच्छे कार्यों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, जबकि महायान लोगों की धारणा है कि भगवान बुद्ध की उपासना करके भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नाम से भी आ जाता है, जैसे मौर्य काल के स्थान पर अगर सम्राट अशोक आ गया या चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, तो भी उत्तर आपको यही लिखना है। ठीक है, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोतों को 3 भागों में उल्लेखित किया जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत। देखिए मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों में सम्राट अशोक के अभिलेखों के 3 भाग होते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा जो स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत।
देखिए, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों में निम्न स्रोत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कलहण की राजतरंगिणी, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश, और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व। ठीक है, अब ये सभी 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है विदेशी यात्री। अगला स्रोत है विदेशी यात्री। तो यूनानी यात्री कौन कौन? एरियन, कर्टियस, प्लूटार्क। ठीक है, फिर है विदेशी राजदूत जिसमें डायोनोसियस, डाइमेकस। फिर है चीनी यात्री में ह्वेनसांग और फाहियान आदि के लेखों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसके संवर्धन में गुप्त शासकों का महत्वपूर्ण योगदान था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। फिर है, इस विश्वविद्यालय में मध्य एशिया, चीन, कोरिया तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्वविख्यात था। यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 1:10 था, मतलब एक शिक्षक के पीछे 10 विद्यार्थी थे, तथा छात्र व शिक्षकों को मिलाकर विश्वविद्यालय की 10,000 जनसंख्या थी। विश्वविद्यालय में 7 विशाल भवन और अध्यापन के लिए 300 कमरों की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, ये आपके लिए मैंने वीडियो तैयार की है। दोस्तों, वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत करता हूँ, कई सारी बुक्स की सहायता लेता हूँ, तब जाकर के एक वीडियो तैयार होता है। इतना बढ़िया मैटर आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आपसे भी मेरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।